एडिटर सजीत मंगास सर के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि इस ग्लोबल जिस तरह के सिनेरियो है और ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरह के हर दिन कुछ नया नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऑयल पर 500% टैरिफ लगाने की जो बिल को मंजूरी दी गई है, ऐसे में इसका क्या असर दिख सकता है, क्योंकि जो कंट्रीज रूसी ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उन पर भी ये टैरिफ लागू होगा और खास करके भारत पर भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या इम्पैक्ट देखने को इसका मिल सकता है? देखिए, ट्रंप ने कहा है कि वो सपोर्ट करते हैं वो बिल को, क्योंकि वो बाईपार्टीसन बिल है जिसमें सेनेटर्स चाहते हैं कि 500% टैरिफ लगे उन कंट्रीज़ पे जो रशियन ऑयल को ख़रीदते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट भारत में कैसे होगा वो वो चीज़ देखने लायक होगा, क्योंकि ये अभी एक बिल है जिसको ट्रंप ने दिया है। इसको अभी सेनेट और कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा जब जाके ये पास होगा, बट ट्रंप की सहमति है। बट ट्रंप का अगर हम देखें तो दो तीन चीज़ें हो रही हैं आज यूएस मार्केट में। एक जो है कि जॉब्स डेटा आएगा जो बताएगा कि जॉब्स कैसे रहे पिछले महीने, और उसके बेसिस पे आपको फेड रेट कट के बारे में आंकलन करने को मिलेगा कि फेड आगे जाके कितना रेट कट कर पाएगा। दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आने वाली है इमरजेंसी टैरिफ एक्ट के ऊपर, जिसके तहत ट्रंप ने बाकी कई कंट्रीज़ में टैरिफ लगाए हैं। वो अगर डिसीजन अगर पॉजिटिव होता है ट्रंप के फेवर पे, तो इंडियन मार्केट्स के लिए और नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर भारत का जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखेगा, क्योंकि लीगली ट्रंप सही हैं वो अपने टैरिफ लगाने में। अगर वो उनके अगेंस्ट जाता है तो ये एक पॉजिटिव है भारत के लिए कि जो उन्होंने 50% टैरिफ लगाए हैं वो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। और बट वो अगर वो विड्रॉ भी अगर करते हैं तो आपने देखा कि एक नया बिल आ रहा है जहाँ पर 500% टैरिफ की बात की जा रही है। तो वो दोनों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे वे होता है और भारतीय मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट्स काफ़ी सफ़र हुए हैं। अगर आप देखें समर में जो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाता है, उनके यहाँ पर जो समर में सेल्स होते हैं उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस वक्त जनवरी में बुकिंग होती है, जन और फेब में, ताकि वो मई जून जुलाई में वो वहाँ पर आए। तो ये जो पीरियड है, अगर टैरिफ की अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करेगी तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी भी अनसर्टन या अनसर्टेनिटी में रहेंगे और उनकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वो नहीं रहेगी, क्योंकि टैरिफ उनके इसको काफ़ी एक्सपेंसिव कर देते हैं। हाँ, ये बात है कि हमने को देखा कि अपना रुपी डेप्रिसिएशन ने थोड़ा सा मदद किया है, पर वो पूरा टैरिफ का इम्पैक्ट जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे ये माहौल आगे बढ़ेगा यहाँ पर। बट हाँ, सारे जो उम्मीद ये है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील पे कुछ ना कुछ आगे बढ़े या कुछ कंक्लूजन आए। और आज का जो अगर ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का फ्राइडे को, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होगी कि आगे जाके कैसे भारतीय एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट होगा। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, टैरिफ पर जब रूलिंग आई तो वो भी आप अगर आती है तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट होंगे। लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें सर, तो कल फिर से हमने देखी बड़ी बिकवाली, 3,370 करोड़ रुपए के आसपास के सेल फिगर आए हैं कैश मार्केट में। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो वहां पर भी 4 सत्र से लगातार बिकवाली चल रही है, तो कोई राहत तो है नहीं। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, जो भी एफआई सेल कर रहे हैं उसको डीआईज ऑफसेट कर रहे हैं। कैसे देखें इन आंकड़ों को, और आज के लिए जो ओवरऑल सेटअप है वो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर आप देखें फ्रॉम एफआई पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट्स में एफआईज के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं गिरे हैं, 10-11% से नीचे आके 8.7% हो गए हैं एफआईएस के लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में। हमने देखा कि इंडेक्स में कल नेट शॉर्ट पोजीशन जो ऐड हुए 5,280 करोड़ के आसपास ऐड हुए निफ्टी फ्यूचर्स में, जिसके तहत जो टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो 28,000 करोड़ के ऊपर चला गया एफआईएस के लिए। और अपना जो निफ्टी बैंक है वहाँ पर हमने अनवाइंडिंग देखी, जहाँ पर हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशन घट के 3,100 करोड़ के आसपास हो गया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड होते हुए देखा है। तो वो एक चीज़ है जो जिसको
जिसको आप जिस पे आप नज़र रखिएगा। और तीसरी बात जो है, कैश मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू है। डिलीवरी डेटा के हिसाब से हम देखें तो आज के डेट में आपके फ्लैगशिप शेयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, पर एचडीएफसी बैंक में पोजीशन घटाए जा रहे हैं, रिलायंस में पोजीशन घटाए जा रहे हैं, आपके भारती में और आईटीसी में और टीसीएस में भी थोड़े से पोजीशन घट रहे हैं। सो आपके बेंचमार्क में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वहाँ पर एफआईएस के पोजीशंस कट रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा। अगले हफ्ते हम अर्निंग्स शुरू होगा टीसीएस के साथ मंडे को, और पूरे हफ्ते में 3 या 4 आईटी कंपनीज़ के बिग आईटी कंपनीज़ के अर्निंग्स हैं। तो वो एक मोमेंटम देगा आईटी कंपनीज़ के लिए कि उनकी अर्निंग्स कैसे हैं, और आईटी इंडेक्स जो पिछले कुछ दिनों से ऊपर बढ़ रहा है वो अगर आगे और बढ़ सकता है कि नहीं, उसमें भी देखने को मिलेगा। हाँ, पर अगर हम देखें लास्ट 15-20 दिनों में एफआईएस ने आईटी स्टॉक में काफ़ी ख़रीदारी की है, लगभग 4,000-5,000 करोड़ का ख़रीदारी की है, ये डेटा बताता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सो आपके अर्निंग्स हैं, आपके आज का जॉब्स डेटा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डेटा है, ये सब चीज़ें डिटरमिन करेगा कि यहाँ से बाज़ार किस रुख पे जाएगा और एफआईएस किस पोजीशन को में करेंगी। अगर आपको फेड कट की उम्मीद और आ जाती है तो आईटी स्टॉक्स के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इंक्रीज़ होने की उम्मीद है वहाँ पर। सो वो सब चीज़ें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में देखें तो जियोपॉलिटिकली ऑयल स्टेबल है, थोड़ा सा बड़ा है, गोल्ड स्टेबल रहा है। कल गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी हलचल देखी गई, क्योंकि कॉमेक्स की कमोडिटी इंडेक्स की जो यूएस की कॉमेक्स है उसकी रीबैलेंसिंग थी, इसकी वजह से गोल्ड का वेटेज कम हुआ है, सिल्वर का वेटेज कम हुआ है, तो उसकी वजह से हम थोड़ी सी रीबैलेंसिंग देखी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, बट करेंसी स्टेबल है आज के डेट में, बॉन्ड्स भी स्टेबल है, और कमोडिटीज़ में वेनेजुएला का फैक्टर जो है वो जैसे यूएस सेनेट ने एक पास किया है एक मोशन कि ट्रंप आगे जाके वेनेजुएला पे और अटैक नहीं कर सकते। और ये सब एक प्रिलिमिनरी वो है, बट वो भी एक फैक्टर है कि ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोई कगार पे है। बट ट्रंप कितना इनको एस्केलेट करते हैं या ग्रीनलैंड को कितना एस्केलेट करते हैं, वो भी एक चीज़ है जो इस सारी चीज़ों को, सारे फ्लोज को डिटरमिन करता है आगे जाके। कई सारे मेजर डेवलपमेंट है जिन पर नज़र आगे रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर भी देखिए तो आगे बजट है, आरबीआई की बैठक होगी, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स होंगे, ये भी बाजार पे काम करेगी। सर, लेकिन 26,000 के नीचे निफ्टी आ चुका है, अब मार्केट काफ़ी फ्रेजाइल हो गया है, वॉलेटिलिटी तो आज भी जारी डेफिनेटली रहेगी, लेकिन एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, निफ्टी में अगर देखें तो कल हमने देखा कि निफ्टी जो है 26,000 के नीचे बंद हुआ, मीन्स 26,900 के नीचे बंद हुआ टू बी प्रिसाइज। और ऑप्शंस को हम देखें तो अभी भी हमको जो सपोर्ट दिख रहे हैं वो 25,500 और 25,700 पे दिख रहे हैं, जहाँ पर अच्छा ऑप्शंस बिल्डअप दिख रहा है पुट्स में, और वो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस जो है 26,000 और 26,100 पे। तो एक मार्केट का जो बैंड है वो थोड़ा सा नीचे को आया है 26,000 के नीचे, क्योंकि निफ्टी चला गया था। निफ्टी अब 26,000 को थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, जब भी 26,000 की तरफ जाएगा निफ्टी, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस बैंड में रहेगा। पर बेस जो है 25,500 का देखा जा रहा है। निफ्टी बैंक का उस तरफ अगर हम रेंज देखें तो 59,500 और 60,000 के बीच में उसका रेंज दिख रहा है ऑप्शंस के बेसिस पे। वहाँ पर भी हम थोड़े से निचले स्तर पे हैं। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें 59,686 पे हम बंद हुए, बट 59,500 अगर ब्रीच करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बैंकिंग शेयर्स में। और हमने आज के डेट में देखा है कि
इम्पैक्ट जो आ रहा है वो थोड़े से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनके नंबर्स बिजनेस अपडेट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो वो भी एक फैक्टर है इन दोनों चीज़ों को आगे जाके अगर हम आगे देखें। और ओपन इंटरेस्ट जो है शॉर्ट पोजीशन बढ़ती जा रही हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, और वो बेसिकली एफआईएस हैं जो नए पोजीशंस लेकर आ रही हैं। हमने देखा था दिसंबर के एंड में उन्होंने अपनी पोजीशंस बहुत काट दी थी, पर जनवरी में आके उन्होंने फिर से पोजीशंस ले ली हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। सजीव सर, कल हमने देखा कि लास्ट आवर के ट्रेड में कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर थे भरभरा के गिर गए, क्योंकि खबर आई रॉयटर्स के हवाले से कि भारत में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें चाइना के लिए भी दरवाजे खोले जा सकते हैं 5 साल की पाबंदी के बाद। तो एबीबी हो गया, बीएचईएल 10% टूटा, एलएनटी जैसा शेयर भी 3% टूट गया। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपका टेक क्या है सर इस पर? देखिए, ये जो इसको पर्सपेक्टिव में डालें तो 2021 में हमने एक रूल पास किया था कि बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वो बॉर्डर कंट्रीज़ में आपके बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पर से जो हमारे जो इनफ्लो आता है या इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो सब कर्टेल करते हैं। ये चीज़ जो थी वो कुछ सालों तक चली, पर अभी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया है, अलाइनमेंट्स चेंज हो रही हैं, ट्रेड अलाइनमेंट्स आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है, बट ट्रेड अलाइनमेंट है। अब अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जब इसको एससीओ समिट में गए थे तो उसके बाद एक प्रपोज़ल फ्लोट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में के जो बिडिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने को दिया जाए ना। ये सब बंद इसलिए किया था कि ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ा सकें, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकें। इस वक्त ऐसा प्रपोज़ल फाइनेंस मिनिस्टर के पास गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको ओके नहीं किया है। किस कंडीशन में वो ओके करेंगे या करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी एक चीज़ है जो देखा जाएगा आगे जाके। और इस पे फाइनेंस मिनिस्टर का भी नहीं होगा, ये पीएमओ से आएगा। पीएमओ का इसमें एक व्यू होगा कि इसको कैसे किया जाए। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर हम कैपिटल गुड्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो 3 से 5 साल के ऑर्डर बुक में बैठी हुई है। तो इसका मतलब है कि आपने आज एक ऑर्डर दिया तो 5 साल के बाद आपको मिलेगा या 3 साल के बाद मिलेगा। अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आपको मोर प्लेयर्स को लेकर आना पड़ेगा भारतीय मार्केट में, और वो वहाँ पर आज के डेट में स्केल जो अवेलेबल है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के पास हैं, जो क्योंकि चाइना में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है और वहाँ पर कैपेसिटीज़ है जो आपको डिलीवर कर सकती हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि हम कैसे इसको करें, इसके मोडालिटीज़ कैसे होंगे, कौन करेगा, ये सब चीज़ें जो है सरकार डिसाइड करेगी। पर इस वक्त जो रिपोर्ट आई थी एक, वो रिपोर्ट थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है जिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया। कल बीएचईएल 10% इसमें गिरा इसके, पर अगर हम इसका वॉल्यूम्स देखें तो डिलीवरी जस्ट 31% था बीएसएनएल का, सॉरी बीएचईएल का। तो उसमें एक जो चीज़ है वो हमको ये देखनी पड़ेगी कि ये कैसे कर रहे हैं। पर ये सरकारी ऑर्डर्स के लिए है, प्राइवेट सेक्टर तो अभी आज की डेट में फिर कर ही सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी ऑर्डर्स में चाइनीज़ कंपनीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था। तो इसका इम्पैक्ट कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज में मिलेंगे, आपके सीमेंस हो गए, बीएचईएल हो गए वगैरह में, जो लोग पब्लिक सेक्टर ऑर्डर्स के लिए करते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसको आप नज़र पे रखिएगा। ये इतना बड़ा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि अगर आपके पास कैपेसिटी है और आप डिलीवर कर पा रहे हैं तो आपको इम्पैक्ट करेगा। पर आपके पास आपका ऑर्डर बुक ही 3 या 4 साल का ऑर्डर बुक है, तो आप और डिलीवर कर रहे हैं 3 या 4 साल के बाद, तो ये एक तरह से ईजिंग हो जाता है एडिशनल उसको लेकर आने के लिए। बट ये एक जो चीज़ है ये पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली एक डिसीजन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ डिसाइड करेंगे। ये रिकमेंडेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, बट ये इसके रिकमेंडेशन के ऊपर अभी कुछ फ़िलहाल नहीं है। ओके, तो ये डेफिनेटली इस पर काफ़ी नज़र रहेगी पूरे ही बाज़ार की। सर, लेकिन आज एक अहम अपडेट ये है कि आज से कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भी आईपीओ खुल रहा है। इस आईपीओ को लेकर क्या रणनीति निवेशकों की होनी चाहिए?
देखिए भारत कोकिंग कोल एक बड़ी सब्सिडी है कोल इंडिया की। इसमें अगर आप देखें तो अगर आप आरएचपी से पहले आपके पास शेयर थे कोल इंडिया के, तो आप एलिजिबल है टू अप्लाई करना एज अ शेयर होल्डर ऑफ कोल इंडिया भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में। तो आरएचपी का कट ऑफ डेट है, पहली बात ये। तो वो एक एडिशनल चीज़ है। 21 से 23 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। तो प्राइस जो क्वांटम है छोटा सा है। कंपनी की तो टोटल वैल्यू है 10,700 करोड़ के आसपास आती है 23 रुपये पे। और कंपनी जो कम आ रही है आईपीओ में वो 1071 करोड़ का ओएफएस है, जो पैसा जो है कोल इंडिया को जाएगा, भारत कोकिंग कोल को नहीं जाएगा। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस को लेके। ये कंपनी जो है कोकिंग कोल देती है पावर सेक्टर को, स्टील सेक्टर को। इसका प्लान ये है कि अप टू 2032 तक 54 मिलियन टन्स की कैपेसिटी प्रोडक्शन करना शुरू करे। अभी 40 के आसपास है इसका। और उसमें वो देख रही है कि कैसे वॉश्ड कोल को दिया जाए। अब कोल दो प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल माइन किए वाले होते हैं जिसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और उस ऐश कंटेंट को आप पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर स्टील के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें स्टील में आपको ऐश कंटेंट कम चाहिए होता है। तो उसके लिए आप वॉशरी के थ्रू उसको वॉश करते हैं और ऐश को निकालते हैं। तो आज के डेट में लगभग 13 से 15% जो है कोकिंग कोल वॉश जाता है भारत कोकिंग कोल का। और उनका खुद का अनुमान है कि कैपेक्स के थ्रू वो 40% तक जाएगा अगले 4 से 5 साल में। ये जब आएगा तो जैसे वो दोनों कोल में वैल्यूशन या आप कहिए कि वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये एक वॉशरी से जैसे ही निकलता है तो वैल्यू एडेड हो जाता है, प्राइस बहुत बढ़ जाता है इस कोक का। आज की डेट में हम ऐसा वाला कोक जहाँ पर हायर कार्बन कंटेंट या हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो कोक में होती है, वो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही हम वॉशरी के थ्रू और वो करते हैं, और भारत में कंपनी जो हैं दोनों कोल को ब्लेंड करके फिर यूज़ करती हैं। तो जैसे ही वॉश्ड कोल और बढ़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा, और इसके तहत आगे जाके भारत कुकिंग कोल के मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे आगे जाके। तो कंपनी कोल इंडिया की आज के कंसोलिडेटेड नंबर के अंदर आता है, बट अब ये इसकी सब्सिडी जो है अब लिस्ट हो रही है। तो कोल इंडिया में भी थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आएगा एट सम पॉइंट इन टाइम, या यहाँ से आपके स्टॉक मूवमेंट बहुत कम दिखेंगे उसमें। और भारत कोकिंग कोल जो है उसकी वैल्यूएशन पे अभी स्ट्रीट एक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपनी वैल्यू एडेड कोल बेचना शुरू करेगा, इसके रेवेन्यूज़ और एबिटा मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। और उम्मीद यही है स्ट्रीट को कि अगर वो मीट कर लेता है गाइडेंस, तो यहाँ से काफ़ी रनवे दिखता है इसको। तो 23 रुपये का आईपीओ है, बैक्ड है बाय गवर्नमेंट की कंपनी है, कोल इंडिया की सब्सिडी है, और प्राइस पॉइंट भी छोटा सा ही है इसका 23 रुपये का। देख सकते हैं आप कि आपको लगता है कि कोल का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है अगले 10-15 साल में, तो आप देख सकते हैं। पर मैं सब निवेशक से यही बोलूँगा कि आप आरएचपी में जाइए, पढ़िए कंपनी के बारे में, समझिए कि किस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि स्पेशली स्टील के सेक्टर में हम कोल से निकल के हम इलेक्ट्रिक आर्क में जा रहे हैं, और पावर में हम देख रहे हैं कि हम थर्मल से निकल के हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं और न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल के दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसको लगेगा 10-15-20 साल, बट वो उतना आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उस हिसाब से उसको देखिए। ओके, तो डेफिनेटली ये एनालिसिस भी, खुद की रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजिशन में टाइम लगता है। किसी भी पावर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर पूरी तरह से चेंज होने में, ट्रांजिशन में लंबा वक्त लगता है, तो हो सकता है कि कितने वक्त के लिए आपको ख़रीदना है, ये पूरे टाइमलाइन के हिसाब से रिसर्च करें, उसके बाद यहाँ पर मन बनाए कि आपको क्या करना है इस आईपीओ को लेकर। लेकिन ग्रे मार्केट को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम अभी दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने तमाम मुद्दों पे एक एक करके, स्टॉक्स पे भी, ग्लोबल सिनेरियो पर भी, एफआईआईज़ के ट्रेंड पर भी और बाजार के सेटअप के बारे में भी बता दिया है। लेकिन बाजार को देखें